काउंसिल की एम्पावरमेंट को लेके भी कंसर्न्स देखा गया। 350 का कहाँ 80 तो कहाँ 350। मैं कहता हूँ यहाँ काउंसिल इम्पावर्ड हुआ है। फंड लैब से कोई नुकसान नहीं है। देखो, जब आपके पास इतना एडिशनल सोर्स है, आपको फिर पैसे को नॉन लैप्सेबल करके भी क्या है। आप लोगों के पास जेन्युइन रीजंस हैं जिस बिना आप शेड्यूल को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे जगहों पे इस तरह से आ रहा है कि वो जो है थोड़ा एलिट सेंट्रिक है, लोगों के वेलफेयर नहीं हो पाया, आम लोगों और गरीब लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ है जहाँ पे ये शेड्यूल लगा है। तो पहले मैनिफेस्टो में कैसे आया सर बीजेपी का सवाल? ये थोड़ा सा मुझे बात बोलने दीजिए। ओपिनियन तो हर कोई रख सकता है, डेमोक्रेसी में हर किसी के ओपिनियन को कदर करना चाहिए। तो हम इस जो कह रहे हैं उसका मतलब ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम लद्दाख के खिलाफ है। इसमें डिक्टेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए कि हमसे फिर दोबारा इस तरह का बाद में सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि भाई नहीं जी अब बस ये तो हमने मांगा था वो तो है नहीं, इसमें फिर हमें दोबारा से फिर हमें स्ट्रगल करना पड़े। नहीं अब तो हमें ये चाहिए। तो ये स्टेटहुड पे क्या कमेंट है सर आपका? स्टेटहुड पे देखिए ऐसा है, आइडियली जो है हर यूनियन टेरिटरी ग्रेजुअली जो है स्टेटहुड में ही कन्वर्ट होता है। सर आप केडीए और एपेक्स को कितना सीरियस लेते हैं? देखिए वो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सारे वेटरन्स लीडर्स हैं। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में वेलकम करते हैं। लगातार ख़ास मुलाकात में ख़ास मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट टशी गेल्सन साहब हैं। टशी गेल्सन साहब से आज के इस प्रोग्राम में हम लद्दाख में रिसेंट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रहा है उस हवाले से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। टशी साहब, सबसे पहले हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, रिसेंटली बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिला, लेकिन इस बीच काउंसिल की एम्पावरमेंट को लेके भी कंसर्न्स देखा गया काउंसलर की ओर से। आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो है पूरे लद्दाख के लोगों को और ख़ासकर हमारे तिब्बती भाइयों को आज जो हमारा लूनर कैलेंडर के हिसाब से जो है नया साल शुरू होता है, तो सभी भाइयों को जो है मैं नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बाकी ये देखिए जी, ऐसा है ये तो एक मुझे लगता है एक नैरेटिव एक बनाया जा रहा है कि काउंसिल डिसएम्पावर हो गया करके। ऐसा तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और आप भी देख सकते हैं उस चीज़ को। मैं समझता हूँ काउंसिल एम्पावर्ड हुआ है, डिसएम्पावर्ड नहीं हुआ है। यूनियन टेरिटरी बनने से पहले हम डिसएम्पावर्ड थे। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो है काउंसिल एम्पावर्ड हुआ है। काउंसिल के एक्ट में कहाँ एम्पावर हुआ सर काउंसिल? जी, अब मैं वही आपको मैं बताता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे देखिए फाइनेंशियली जो है काउंसिल एम्पावर्ड हुआ है। बाकी अगर आप मुझे समझ में नहीं आता है लोग जो प्रश्न कर रहे हैं इस तरह के कि काउंसिल डिसएम्पावर्ड हो गया है या काउंसिल एम्पावर्ड नहीं हुआ है, मैं समझता हूँ उसका कोई तुक नहीं बनता है। वो ऐसे ही कुछ लोग नैरेटिव बना रहा है, क्योंकि काउंसिल का जो एक्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी जो है एज इट इज़ रखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। और ना उसमें कोई, अगर आप बताएंगे जो अगर कुछ उसमें से कुछ जो सेक्शंस वगैरह कुछ एक्ट में से कुछ प्रोविज़न अगर डिलीट हुआ है तो आप बता सकते हैं कि डिसएम्पावर हुआ है। काउंसिल का तो पोजीशन तो वही है, स्टेटस को है जो पहले जम्मू कश्मीर में था वही जो है आज नए यूटी में हुआ है। दूसरी जाने अपोजिशन ये कहते हैं सर काउंसिल का जिस तरह से बिजनेस रूल जो है वो क्लियर नहीं है, और दूसरी जाने यूटी लेवल के जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में काउंसिल का स्टेक नहीं होता है। देखिए ऐसा तो नहीं है जी, आपने देखा होगा जैसे हर यूटी के बोर्ड में जो है काउंसिल के चेयरमैन जो है उसमें मेंबर है। यूटी के प्लानिंग बोर्ड में जो है दोनों काउंसिल के चेयरमैन उसका मेंबर है। जो प्लानिंग का बोर्ड में जो है अगर मेंबर है तो उससे ज़्यादा से आपको क्या चाहिए? पहले क्या जम्मू कश्मीर के प्लानिंग बोर्ड का मेंबर लेके काउंसिल के चेयरमैन होते थे? नहीं होता था ना जी। आज यूटी लद्दाख के जो है प्लानिंग बोर्ड का मेंबर दोनों काउंसिल का चेयरमैन है। हर एक अच्छे जो बोर्ड होते हैं उसका मेंबर जो है काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो ऐसा ये कहने की बात है, ये लोगों को रूल को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है सर, बिजनेस रूल के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा जी, पिछले जो है यूटी बनने तक आज की डेट तक जो है अगर हमारे पास नहीं है तो वो तो जो है उन्हीं के कारण नहीं है। आज से पहले सरकार में तो वही लोग रहे हैं ना, तो क्यों बिजनेस रूल नहीं बनाया था उस टाइम पे?
मैं भी कहता हूँ आज के डेट में बात करें, जब स्टेट था उस जब जम्मू कश्मीर में भी था तब बनाना चाहिए था ना उनको। जम्मू कश्मीर में जब था उन्होंने जो है काउंसिल के एक्ट के जो लैंड लॉज के जो है रूल्स तक नहीं बनाया उन्होंने, सारे जो है गोलमोल ऑर्डर के साथ चला रहे थे। तो ये तो जो है उनके अपने कमज़ोरी है, अभी उनके ऊपर सोच विचार करना चाहिए उनको। जनता को मैं समझता हूँ पूछना चाहिए आप लोगों ने इतने सालों तक क्या किया। देखिए जो एक्ट हमें अभी सौंपा गया है वो तो एज इट इज़ जो सौंपा गया है उसी में हम कर रहे हैं, सारा बैगेज हम उठा के चल रहे हैं। फंड्स जिस तरह से काउंसिल का पहले लैप्स नहीं होता था, अब काउंसिल के जो फंड्स है वो लैप्स होते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी कंसर्न देखने को मिलता है। ऐसा देखिए ऐसा है इसक साहब है ना जी, ये कहने की बात है, ठीक है जी। आप लोगों को कुछ ना कुछ नुक्स निकालना है काउंसिल में। आज अगर आप जनता से पूछिए काउंसिल के तरफ से जो है कितने सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स चला रहे हैं, ठीक है जी, कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो पूछिए लोगों से, है ना जी। कितने जो है गरीब पेशेंट है उनको जो है काउंसिल सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे पूछिए कितना फ़ायदा। फंड लैब से कोई नुकसान नहीं है। फंड देखिए, फंड लैब्स एक नोशन बना हुआ है। देखिए पहले क्या हुआ था जम्मू कश्मीर के टाइम पे जो है आपके पास जो है फंडिंग काउंसिल को कम ही मिलता था, ठीक है जी। आपको घूम फिर के डेवलपमेंटल के लिए जो है 70-80 करोड़ मिलता था, तब तो आपको खतरा होता था क्योंकि खर्चा नहीं हो पाते थे। तो अगर वापस जाएगा तो अगले साल भी जो है फिर वही ऑन गोइंग स्कीम्स के लिए दोबारा जो है 80 करोड़ आएगा, उसी में मैनेज करना पड़ता था। लेकिन आज आपके पास अभी हमारा काउंसिल का बजट जो है 350 करोड़ हो गया है लगभग, है ना जी। 350 करोड़, कहाँ 80 तो कहाँ 350। मैं कहता हूँ यहाँ काउंसिल इम्पावर्ड हुआ है। और बाकी आज लैप्सेबल की इस तरह की चिंता नहीं है, फंड्स वापस जा रहा है, फंड्स हमें सरप्लस हर साल मिल रहा है, तो उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पहले जो है हमारे पास फंड्स होता नहीं था, है ना जी। जम्मू कश्मीर के टाइम पे जो है आपके पास थोड़ा बहुत फंड्स होता था, जैसे 80 करोड़ आपको एक साल का एलोकेशन है, उस 80 करोड़ में आपने प्लान करना है और साल का खर्चा करना है। अब हमारे यहाँ पे मजबूरी था कि थोड़ा सीज़न शॉर्ट होता है, खर्चा पूरा नहीं होता है, तो वापस जाएगा तो अगले बार जो फंडिंग आएगा आपके ऑन गोइंग स्कीम्स में फिर दोबारा डालना पड़ता था, जो ऑन गोइंग चल रहा है, जो पिछले साल का खर्चा। दूसरे साइड में जिस तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, BDCs हैं, उनके फंड्स को नॉन लैप्सेबल बना पाया है, तो सवाल तो यहाँ पे भी उठता है सर, तो काउंसिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब आपके पास इतना एडिशनल सोर्स है, पैसे इतने ज़रूरी, आपको फिर पैसे को नॉन लैप्सेबल करके भी क्या है। हमारा एक चिंता ये है, देखो अगर आप नॉन लैप्सेबल भी करेगा फिर कभी कभी क्या होते हैं आपके एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज थोड़ा सा लेट बैक हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। अरे भाई पैसा तो वापस जाना ही नहीं है, कोई बात नहीं, इस बार खर्चा नहीं हुआ तो अगले बार खर्चा करेंगे। हमें जो है डेवलपमेंटल जो है काम चल रहा है वो ऑन टाइम चाहिए, इसलिए हमने सारे कामों को जो है हमने टाइम बाउंड किया है। पिछले ऐसा नहीं है, देखिए जो है उनके टाइम पे अभी कुछ काउंसिल में ऐसे भी स्कीम्स चल रहे हैं जो 15 साल 16 साल से काम अभी भी चल रहा होता है। जब हमने काउंसिल को टेक ओवर किया था उस टाइम पे बहुत सारे जो है कांग्रेस के टाइम के ज़माने वाला जो है प्लान अभी भी चल रहा है। तो ये कौन सा प्लान है ना जी। तो आज हम उन सभी में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। आज जो है अगर किसी के लिए हमने हेल्थ सेक्टर का एक बिल्डिंग बनाना है, उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए ना जी। दूसरी जानब सर अपोजिशन जिस तरह से काउंसिल को लेके ये कहते हैं कि जो फंडिंग, खासकर काउंसिल की फंडिंग की अगर हम बात करें, यूनियन टेरिटरी लद्दाख को लगभग 6000 के करीब फंड मिलता है, उसमें से बहुत कम परसेंटाइल के हिसाब से काउंसिल को फंडिंग होता है। देखिए ऐसा है, वो जेन्युइनली है, ठीक है जी, कि आपको जो है एलोकेशन थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो यूटी के जो शेयर जाते हैं, जो एसडीपी का है या स्टेट सेक्टर का है, उसमें जो है काउंसिल को से नहीं मिलता है। हर काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूंसी में तो सारा एसडीपी में तो काम चल रहा है, वो एसडीपी में जो प्लान चल रहा है वो जाता कहाँ से है ना जी। उनके प्लान को जो है सेक्रेटरी ऊपर से करते हैं क्या। एसडीपी की प्लानिंग में काउंसिल का कितना स्टेक होता है? काउंसिल का अच्छा खासा से है उसमें, है ना जी। हर जो है स्कीम्स हम यहाँ से भेजते हैं जो हमारे लिए प्रायोरिटी वाला स्कीम्स है। इस बार भी हमने प्रायोरिटी वाले स्कीम्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजे हैं। हाँ, कुछ जो है यूटी के अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा एकोमोडेट होने में दिक्कत होता है, कुछ स्कीम्स के कुछ हज़ार इश्यूज़ होते हैं। पिछले बार हमने जो है अपने बड़े स्कीम्स को शिफ्टिंग के लिए हमने प्लान किया था, लेकिन शिफ्टिंग में फिर कुछ दिक्कत आ रहा था, कुछ टेक्निकल रीजंस आ रहा था। फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको एलोकेशन बढ़ा के दे देंगे, आप उन कामों को आप अपने उसमें करो। जैसे इस बार हमने आरी में जो है हमें 10 करोड़ एक्स्ट्रा लाया, हमने रिवाइज एस्टीमेट में हमने आरी में जो है 10 करोड़ एक्स्ट्रा लाया। तो उसी तरह इस बार का बजट हमारा बढ़ गया है, ज़रूरत पड़ेगा हमें, हम और भी मांगेंगे,
है ना जी। कैपेसिटी काउंसिल का है और उस हिसाब से हम खर्चा भी कर रहे हैं। पहले के हिसाब से, पहले के कंपैरिजन में कितना % काउंसिल एम्पावर हुआ है? देखिए ऐसा है, देखिए बहुत सारी चीज़ों में अभी भी मैं भी ऑनेस्टली कहता हूँ कि काउंसिल को यूनियन टेरिटरी के कॉन्टेक्सचुअल में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिसके ऊपर जो है हमने जो है हमारे हिसाब से हमने अपना एक प्रपोज़ल जो है एलजी साहब को ऑलरेडी हमने सबमिट किया है और हमने भारत सरकार के सामने भी हमारे तरफ से क्या एक कॉन्टेक्सचुअल अमेंडमेंट हो सकता है वो सपोर्ट हमने सबमिट किया है। उसके बारे में हम भी डिनाई नहीं करते हैं। इस यूनियन टेरिटरी में यूटी के कॉन्टेक्सचुअल में अमेंडमेंट चाहिए। पहले हम जम्मू कश्मीर के हिसाब से था, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा समय लगेगा और उसमें क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल अभी इश्यूज बना हुआ है, उसके लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जब भी होगा काउंसिल को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और इसमें भारत सरकार ने भी ये नहीं कहा है कि काउंसिल को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। वो तो हमेशा से आपने भी देखा होगा हर माध्यम पे वो कहते हैं कि काउंसिल को स्ट्रेंथन करेंगे। बिजनेस रूल की जो अभी बात किया है आपने, बिजनेस रूल देखिए जी, ऐसा तो नहीं है ना जी कि कुछ हमने नहीं किया, ये तो पहले से ही नहीं था ना जी। आज आपको महसूस हो रहा है बिजनेस रूल की ज़रूरत है ना जी। तो बिजनेस रूल तो तब भी ज़रूरत होता था, आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया तब? तो सारा कुछ अब हमारे ऊपर इल्ज़ाम थोपने से तो नहीं होगा ना। कुछ तो आपने गलतियां भी तो माने, कुछ तो उनके गलतियां भी माने। हम करेंगे, 100% कमिटेड है। जब भी जो है इसमें कोई भी जो है डायलॉग इनिशिएट होता है तो उन सब में ये सारे मुद्दे रहेंगे और पूरा 100% अश्योर्ड है कि इस तरह की चीज़ें करेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने खुद हमें अश्योरेंस दिया है। आपने भी देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आया, बार बार कहा है कि काउंसिल को स्ट्रेंथन करेंगे। चलिए सर, रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे आते हैं और लद्दाख के अंदर जिस तरह से काफ़ी एजिटेशंस और प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला और इस वक्त जिस तरह से पब्लिक की अलग अलग वॉइसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरी जानिब खासकर लेह की अगर हम बात करें, 6 शेड्यूल की जो आवाज़ हैं उसमें काफ़ी जो है राइज देखने को मिला है। रूलिंग पार्टी 6 शेड्यूल की जो डिमांड है उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? हालांकि इससे पहले जब इलेक्शन के टाइम पे आपका मैनिफेस्टो में ही 6 शेड्यूल था। देखिए मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं पूरे लद्दाख के जनता के इमोशन के साथ हूँ, उनके कदर करते हैं हम, है ना जी। चिंतित है ना जी। सबको लगता है यूटी बनने के बाद जो है कुछ चीज़ों के ऊपर सुरक्षा नहीं है और जायज़ भी है उनका चिंता, है ना जी। और हमने भी कभी नहीं कहा है कि हम लद्दाख के लोगों के साथ नहीं है। हम 100% हम भी लद्दाखी हैं, हमने भी यहीं बैठना है। जो भी कुछ हम सोचेंगे वो भी हमारे अपने बच्चों के लिए भी ध्यान में रख के हम सोचेंगे, लद्दाख के लोगों के लिए ध्यान में रख के हम सोच के उसी हिसाब से हम काम कर भी रहा है। और हम जेन्युइनली ये कहते हैं कि लद्दाख में जो है एक अच्छा एक माहौल बनना चाहिए, एक अच्छे यूटी का निर्माण होना चाहिए और लद्दाख के लोगों के जो एस्पिरेशंस है उनको पूरा होना चाहिए। वो कैसे हो सकते हैं सर? क्योंकि एक वॉइस जिस तरह से 6 शेड्यूल का है, उस 6 शेड्यूल की वॉइस को तो रूलिंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कारण कहाँ है? मतलब क्या आप लोगों के पास जो है जेन्युइन रीजंस हैं जिसमें आप 6 शेड्यूल को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं करके। देखिए हमने पहले से ही कहा कि देखिए इसमें जो है नॉलेज गेन करने की आवश्यकता है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पहले यूटी का डिमांड बहुत पहले से था और यूटी जब बन गया तो फिर कुछ लोग ऐसे कहने लग गए कि भाई ये यूटी तो हमने जो मांगा था उस तरह का यूटी नहीं है। तो कल को जो है जो कुछ भी मांग रहे हैं अभी लद्दाख के लोग, फिर ऐसा ना सिचुएशन आ जाए कि भाई ये तो हमने जो मांगा था वो नहीं है ना जी, हमें तो कुछ और मांगा था। तो ये तो चलते रहेगा फिर इस तरह से। तो फिर लद्दाख का एक छोटा सा नहीं तो सोसाइटी नहीं है। हम लोग इतने खुशहाली के साथ बैठते हैं, अभी तक हमारा कम्युनल हार्मनी है, हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, अच्छा खासा टूरिज़्म का अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लोगों को, कहाँ है ना जी। समझना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपके आ रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए इसमें हम लोगों को संजीदगी के साथ जो है सोचने की आवश्यकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने बार कहा कि कभी कभी हमें अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को साइड में रखना चाहिए और जेन्युइनली लद्दाख के लोगों के बारे में सोच के काम करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, देखिए जी, हम सेफ गार्ड के खिलाफ नहीं है, हम 100% सेफ गार्ड के साथ हैं और लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कल को वो भी ठीक है, लेकिन बात ये है कि भाई
डिबेट तो करें अच्छी तरह से, उसको चर्चा करें, थोड़ा एक्सपर्ट कंसल्टेशन हो। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे माइनिंग के इश्यूज़ को लेके लोगों को थोड़ा सा गलतफहमी बना हुआ लग रहा है कि माइनिंग उसमें प्रोटेक्टेड है। जहाँ तक हमने स्टडी किया तो वहाँ पे तो माइनिंग तो कहीं पे भी प्रोटेक्टेड नहीं है शेड्यूल्ड एरियाज़ में। हर जगह तो आपके 6 शेड्यूल हो या 5th शेड्यूल हो, उन सभी में जो है माइनिंग होता है, और माइनिंग का सारा कंट्रोल जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ होता है, जिसके पास माइनर माइनिंग का है। मेजर माइनिंग तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो ये एक नोशन बना कि नहीं जी इससे हम रोक लेंगे, और ये ऐसा तो कहीं नहीं है। और जहाँ जहाँ ये शेड्यूल लगा है उन सब जो है परेशान है वहाँ पे माइनिंग को लेके। और एक्चुअली जो है आप बहुत सारे जगहों पे इस तरह से आ रहा है कि वो जो है थोड़ा एलिट सेंट्रिक है, और इसमें जो है पूरे लोगों को जो है लोगों के वेलफेयर नहीं हो पाया, आम लोगों और गरीब लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है जहाँ पे ये शेड्यूल लगा है। तो पहले मैनिफेस्टो में कैसे आया सर बीजेपी का सवाल? थोड़ा सा मुझे बात बोलने दीजिए। तो इस तरह का चीज़ें हमारा मानना है, तो इसलिए जो है हमने कहा है कि भाई देखिए इसमें आप देखिए ऐसा तो नहीं है ना जी, ओपिनियन तो हर कोई रख सकता है ना, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी के ओपिनियन को कदर करना चाहिए। तो हम इस जो कह रहे हैं उसका मतलब ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम लद्दाख के खिलाफ हैं। हम भी लद्दाख के लोग हैं, हमारे एमपी साहब भी लद्दाख के हैं, सब लद्दाख के लिए चिंतित है, और हम चाहते हैं कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन लद्दाख को मिले, जिसमें जो है हमें ज़मीन की सुरक्षा मिले, हमें कल्चरल के सुरक्षा मिले, हमारे ट्रेड पे भी हम बोलते हैं सुरक्षा लद्दाख के लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ के कल्चर को सुरक्षा मिलना चाहिए, यहाँ के लैंग्वेज, यहाँ के इन्वायरमेंट। हाँ जी, तो वही कह रहे हैं, डिमांड हमारा भी है। अब वो कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें डिक्टेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए, और सब मिल के जो है लद्दाख के लिए जो है एक जो भारत सरकार जो अभी इतना एक फेवरेबल है, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में जो है लद्दाख के लिए कुछ अलग ही जगह है। तो अभी सब कुछ एक जब माहौल अच्छा है, एक लीडरशिप इस तरह है जो लद्दाख से प्यार करते हैं, तो हमें लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के, यहाँ के लोगों के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी ध्यान में रख के एक सही और सेफ गार्ड हम सबको सोचना चाहिए। आपका पर्सनल वॉइस क्या है, मतलब कैसे आप बीइंग सीसी आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की प्रोटेक्शन, किस तरह की सेफ गार्ड लद्दाख को प्रोटेक्ट कर सकता है? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो भी हो, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हमें चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में चाहिए हमें सेफ गार्ड, है ना जी, चाहे वो भारत सरकार कैसे भी दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे लोग ये नहीं कहते हैं कि भाई जो अभी जिस तरह का एक पॉलिटिकल नैरेटिव यहाँ बना है कि वो गलत है, हम नहीं कह रहे हैं वो गलत है ना जी, हो सकता है उनके सोच भी सही हो, लेकिन हमारा भी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा है कि वो भी हमें कन्विंस नहीं कर पाए, हम भी उनको कन्विंस नहीं कर पाए, तो हमारा भी अलग-अलग वॉइस है, दोनों अलग है, लेकिन कन्विंस नहीं कर पा रहा कोई भी। कभी कभी उन्हीं से ही अगर हम डिस्कशन करेंगे तो वो भी कहते हैं हाँ यार इसमें तो ये नहीं है, इसमें ये कमी है। और हमारे जो वेटरन लीडर्स भी जो है अक्सर कहते हैं कि उसमें भी जो है लद्दाख के कॉन्टेक्चुअल में अमेंडमेंट होना चाहिए। तो क्या वो जेन्युइनली अमेंडमेंट हो पाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना कितना आसान है वो भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि 6 शेड्यूल में लद्दाख जैसे को लाने के लिए तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, फिर उसमें जो है लद्दाख को जो चाहिए क्या वो उसमें हो पाएगा। और वैसे भी जो है इन शेड्यूल्स एरियाज में अलग से प्रॉब्लम्स है बहुत सारे लोगों का। तो रूलिंग यही समझना चाहता हूँ सर, रूलिंग क्या प्लान लेके आएगा, क्योंकि आपका जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, 6 शेड्यूल प्लस की बातें हमें देखने को मिलता है, और दूसरी जानब जिस तरह से लद्दाख में मूवमेंट्स चल रहा है, उनकी तरफ से क्लियर कुछ पॉइंट्स एजेंडास लेके आगे आ रहे हैं, तो आपकी तरफ से किस तरह के एजेंडास लेके आगे आएंगे? देखिए हमारा तो मैंने यही है आपको एजेंडा ही बताया कि हम 100% जो है लद्दाख को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड चाहते हैं इन चीज़ों पे, ज़मीन को लेके, ठीक है जी, ज़मीन को लेके चाहिए हमें, ट्रेड को लेके चाहिए, इन्वायरमेंट को लेके चाहिए, और हमारे जो है कल्चर के लेके, हमारे जॉब्स को लेके 100% हम भी जो है लद्दाख के लोगों के साथ बिल्कुल स्टैंड है। हम भी चाहते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनली एक प्रोविज़न लद्दाख जैसे जगह को देना भी चाहिए, और भारत सरकार भी नहीं कहते नहीं देंगे। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिकल जगह है, और लद्दाख के लोगों को लद्दाख में ही बना रखना देश के हित में है, क्योंकि देखिए है ना जी, बॉर्डर पे लोग रहेंगे तो बॉर्डर
सिक्योर है। बॉर्डर पे खाली आर्मी तो नहीं सुरक्षा कर सकते हैं ना, आर्मी के साथ साथ आपको सिविलियंस भी चाहिए। तो इसलिए जो है इस बॉर्डर को और ये इस सेंसिटिविटी को जो है भारत सरकार भी समझते हैं, और उसीलिए जो है हमेशा गवर्नमेंट कहते हैं कि हम लद्दाख के साथ है। ठीक है, आप मांगो, सही चीज़ मांगो जो आपके लिए आइडियल है, जो लद्दाख के पर्सपेक्टिव में होगा और लद्दाख के इंटरेस्ट में होगा। ऐसा नहीं है कोई कॉपी पेस्ट करके ही आपको सब कुछ, उसी में ही आपको सब कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो वो तो एक ऐसे ही जो है एक आपके नोशन बना हुआ है। उसको देखिए, मैं ये कहता हूँ हर किसी के सेंटिमेंट्स को कदर करते हुए हमें जेन्युइनली जो है लद्दाख के इंटरेस्ट के लिए एक बार और भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, डिबेट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप आइडियली तो होना चाहिए जी, है ना जी। इसमें ऐसा तो है नहीं कि देखिए हम भी नीचे आने के लिए, देखो मैं तो छोटा इंसान हूँ, है ना जी। बहुत सारे हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं, लेकिन अपेक्षा यही रखेंगे कि हमें भी मतलब ऑन बोर्ड लेके अच्छा सा डिस्कशन करके एक जेन्यून एक कंड्यूसिव माहौल में डिस्कस करके कुछ एक्सपर्ट्स को अगर लाना है तो एक्सपर्ट्स को भी लाएं, और क्या चाहिए वो हम तय करें। और मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो भारत सरकार ने जो कमेटी बना है, मेरे ख्याल से वहाँ पे बातचीत भी शुरू होना चाहिए। मैं भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बातचीत का सिलसिला जल्दी शुरू हो जाए, और एक बार शुरू हो जाएंगे हम समझ जाएंगे। देखिए सब चाहते यही है कि लद्दाख को जो भी चाहिए लद्दाख के लोगों के हित में करेंगे, लद्दाख के इंटरेस्ट, बेस्ट इंटरेस्ट में करेंगे, लेकिन सभी को एक बार टेबल में आने की ज़रूरत है। टेबल पे एक अच्छे माहौल में जो है कोई डिक्टेशन वगैरह पहले प्री डिक्टेटेड टर्म्स ना हो, अच्छे से माहौल में जो है बात करें यार, हमारे लोगों के लिए बात करें। इस तरह का सिलसिला कब तक चलाएंगे? ठीक है, आप लोगों को, कुछ लोगों को हम आप सभी का जो डिमांड कर रहे हैं उनका पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं होगा, लेकिन अपोजिशन के लोग तो जैसे पना है कि वो तो कोशिश करेंगे कि कल ही जो है इस काउंसिल को ख़त्म कर ले ताकि हम आ जाएं वापस दोबारा, है ना। फिर सिलसिला तो तब भी चलना है ना जी। तो ये कब तक चलेगा? इसमें तो हमारे लद्दाख के लोगों का इंटरेस्ट सेफ नहीं होगा ना जी। तो हमारा कहना है कि देखो लद्दाख के लोगों के इंटरेस्ट को एक बार ध्यान में रख के बिल्कुल साथ, सबको साथ होना चाहिए, और कल को सारा कुछ जो है कंड्यूसिव माहौल में जिस तरह के डिमांड जो है हमारे लोग कर रहे हैं, क्या पता उसके ऊपर भी चर्चा हो। उसी में अगर सब कुछ ठीक देखता है तो जेन्युइनली जो है हम भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि माहौल को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमसे फिर दोबारा इस तरह का बाद में सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि भाई नहीं जी अब बस ये तो हमने मांगा था, वो तो है नहीं इसमें, फिर हमें दोबारा से फिर हमें स्ट्रगल करना पड़े। नहीं, अब तो हमें ये चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर क्लियरिटी की ज़रूरत है। जैसे माइनिंग को लेके कोई क्लियरिटी नहीं है यहाँ, कुछ लोग के ऊपर इस तरह के ऐसे नैरेटिव बनाए कि भाई अगर हमें ये शेड्यूल मिल जाता है तो इसमें माइनिंग कम्प्लीटली सेफ और सिक्योर है। तो ऐसा तो नहीं है। जितने भी जो शेड्यूल्ड एरियाज है उन सब में जो है माइनिंग का सारा कंट्रोल जो है, माइनर माइनिंग में जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, और जो मेजर माइनिंग में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर क्लियरिटी की ज़रूरत है। उसी तरह जो है जैसे अभी जनरली जो है बाकी जो शेड्यूल्ड एरियाज़ में जो है, जहाँ वहाँ जो 6 शेड्यूल्ड एरियाज़ में है, वहाँ पे रिज़र्व फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड, आपके पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा है। वहाँ पे स्टेट लैंड करके पर से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो है मेरे ख्याल से 80% तो हमारे यहाँ पे स्टेट लैंड होगा, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है मालिक सरकार है करके वो मेंशन होता है। तो ये सारे कल को इस शेड्यूल के एम्बिट में आएगा कि नहीं आएगा, उस तरह का भी जो है चीज़ों के ऊपर क्लियरिटी करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर क्लियरिटी नहीं है। स्टेटहुड पे क्या कमेंट है सर आपका? स्टेटहुड पे देखिए ऐसा है, आइडियली जो है हर यूनियन टेरिटरी ग्रेजुअली जो है स्टेटहुड में ही कन्वर्ट होता है। मेरा ये मानना है, देखिए अभी जो है हम नेसेंट स्टेज में हैं, हम अभी यूटी बना है, और अभी हमें भारत सरकार का एक हैंड होल्डिंग चाहिए, है ना जी। बच्चे जब माँ के कोख से जन्म लेता है तो ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे चलना सीखता है ना जी। माँ की उंगली पकड़ पकड़ के ही चलना सीखता है। फिर जब वो बिल्कुल अपने पाँव पे जब खड़ा हो जाता है तो फिर माँ उसको छोड़ देते हैं अपने बिल पे। नहीं, देखिए जेन्यून, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी मुद्दा जेन्यून नहीं होगा,
मुद्दा हर किसी का अपना अपना उस पे शौक होगा। देखिए हम भी नहीं कह रहे हैं कि भाई नहीं बन सकता है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है, देखिए अभी तो मैं समझता हूँ हमें भारत सरकार की हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। हमें अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखना है, क्या हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज है कि हम चला पाएंगे, क्या हमारे पास इस तरह के पोटेंशियल है, हमारे पास इस तरह की कैपेसिटी है, क्या हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, कभी सब कुछ मैसअप ना हो जाए, है ना जी। तो इसलिए जो है उतना उतावला भी नहीं होना चाहिए, और मुद्दों को समझ के लद्दाख के इंटरेस्ट में लोगों को ग्रेजुअली जो है एक पॉजिटिव और एक कंस्ट्रक्टिव रास्ते पे हम सबको चलने की आवश्यकता है। ये इस तरह का मेरा सोच है जी। सर, आप केडीए और एपेक्स को कितना सीरियस लेते हैं? देखिए वो हमारे सीनियर लीडर्स है, सारे वेटरन्स लीडर्स है, थुपसन जी का बहुत बड़ा इज़्ज़त है, हम भी इज़्ज़त करते हैं, है ना जी। सब सीनियर लीडर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है डेमोक्रेसी में जो है सभी को जो है एक अपना ओपिनियन रखने का हक है, तो वो हक हमसे ना छीने, है ना जी। मैं यही कहना चाहता हूँ, और हम भी जो है लद्दाख के इंटरेस्ट में ही बात कर रहे हैं। शायद हमारे और आपके समझ में थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है सब लद्दाख के भलाई ही चाहता है। सर, आखिर पे आप बीइंग ए CCLHDC लेह, इस वक्त जो लद्दाख के अंदर माहौल बना हुआ है, उस हवाले से लोगों तक आपकी तरफ से किस तरह की मैसेज रहेगा? मैं यही कहना चाहता हूँ जी। देखिए लद्दाख के लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। जब जब लद्दाख के लोगों के साथ खड़ा होने की ज़रूरत होगा हम 100% खड़ा हो जाएंगे, इतना मैं आश्वासन देता हूँ। और अभी मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों के इमोशन, आप लोगों के जज्बा को हम समझते हैं, हम उसके कदर करते हैं और हमेशा से कदर करते रहेंगे। और काउंसिल के जितना मैंडेट हमारे पास है उस हिसाब से जो है आज तक किसी ने भी जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स को नहीं चलाया होगा जितना आज हम चला रहे हैं। हम चाहते हैं लद्दाख के जो गरीब तबका के लोग जो है वो भी ऊपर आए, और लद्दाख में जो एक इनकम डिस्पैरिटी है वो कम हो, लद्दाख में जो है जनरेशन जो गैप हो, जो रिच और पुअर में, वो कम हो, और उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हम आप लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे। बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज बन रहा है, जो लार्जर लद्दाख के इंटरेस्ट की बात हो, तो उसमें जो है हम बिल्कुल नेक टू नेक लद्दाख के लोगों के साथ खड़ा है, उनके एस्पिरेशंस को पूरा करने में हम भी खड़े हैं। लेकिन कुछ शायद हमारे सोच और बाकी के सोच में थोड़ा सा शायद अंतर दिखता होगा, लेकिन अंत का जो है जो जेन्युइन चीज़ जो सोच रहे हैं वो हम भी वही सोच रहे हैं। हम भी चाहते हैं लद्दाख के ज़मीन को सुरक्षा मिले, लद्दाख के एम्प्लॉयमेंट को सुरक्षा मिले, यहाँ के कल्चर को सुरक्षा मिले, यहाँ के इन्वायरमेंट को सुरक्षा मिले, इवन लद्दाख के जो है ट्रेड, जो छोटे छोटे जो बिज़नेस करते हैं उनको भी सुरक्षा मिलना चाहिए। आज हम सिर्फ बड़े बड़े बिज़नेस में ही सुरक्षा मांगते हैं। हम कहते हैं कि जो छोटे छोटे दुकान लगाते हैं उनको भी बेचारा सुरक्षा मिलना चाहिए, जिनको जो है लेना जो है छोटे छोटे चीज़ों से है, उनमें भी सुरक्षा मिलना चाहिए। और भारत सरकार जो है लद्दाख के साथ है। लद्दाख को ही ध्यान में रख के, लद्दाख के लोगों को एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के जो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दिया है। और जिसने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दिया है तो वो बाकी हमारे जो है सेफ गार्ड्स के लिए भी जो है वो 100% काम करेंगे। इस तरह का हमारा आश्वासन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ख़ास मुलाकात में ख़ास मेहमान लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट टशी गेल्सन साहब ज्वाइन कर चुके थे, और लद्दाख के अंदर रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर उन्होंने विस्तार से हमारे इस प्रोग्राम में भाग ली और बातचीत की। बने रहे गुलिस्तान में सब पर्पल के अपडेट्स के लिए। स्टैंजिन के साथ मोहम्मद इसाक।